So the question number 1 over here, it says, what is the maximum brokerage that banks can give? What is the maximum brokerage that the banks can give? तो क्वेश्चन नंबर 1 over here it says मैक्सिमम ब्रोकरेज यहां पर बैंक के द्वारा कितनी दी जा सकती है? इट इज 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, 1%, 2% और 0.5% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज दैट कैन बी गिवन बाय द बैंक्स? तो फुल कोर्स अवेलेबल है. Do visit our website iibf.info so as to enroll into the courses. जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए. Do answer at the earliest. So it is 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू. तो ब्रोकरेज के केस में डिस्काउंट के रूप में, कमीशन के रूप में जो मैक्सिमम यहां पर प्रोवाइड किया जा सकता है, दैट कैन बी 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर. दैट इज 2.5% ऑफ द paid up value of the share. That is option 1 over here is the right answer. Let's move to the question number 2, which says large industrial houses are allowed to acquire by way of strategic investment in shares of a private bank not more than. तो यहां पर जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट है, वो यहां पर बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो यहां पर कंपनीज के शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन. तो कितने परसेंटेज से ज्यादा वो यहां पर होल्डिंग नहीं कर सकते? कितने परसेंटेज से ज्यादा वो यहां पर होल्डिंग नहीं कर सकते हैं? आपको इसके बारे में आंसर कर देना है जल्दी से जल्दी. जल्दी से जल्दी इसके बारे में आंसर कर देना है कि कितने परसेंटेज से ज्यादा यहां पर जो पैसा है वो फर्दर यहां पर नहीं इन्वेस्टमेंट किया जा सकता बाय द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. तो अगर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जाती है तो यहां पर मैक्सिमम कितना परसेंटेज जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है? that is basically restricted to question number 2 is over here. Kindly please do answer with the required question number. So it is 10% of the capital of the bank. It is 10% of the capital of the bank. Next question, it says, if a chairman of a banking company is removed by Reserve Bank of India, he can appeal to whom in which period? In what period he can appeal to whom? जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे कि यहां पर अगर चेयरमैन को हटा दिया जाता है तो यहां पर उसकी अपील किसको की जा सकती है? तो अपील किसको की जा सकती है, इसके बारे में जल्दी से जल्दी आंसर कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. अगर चेयरमैन को रिमूव किया जाता है तो किसको यहां पर अपील की जा सकती है? द अपील कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. तो 30 दिन के अंदर अंदर आप यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days यू कैन डू अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड आई वांट कि सभी यहां पर पार्टिसिपेट करें क्वेश्चंस में. इट सेज majority of the directors, that is how much percentage of the directors should have qualification prescribed under section 10A subsection 2 of the banking regulation act. तो यहां पर जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास यहां पर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होने चाहिए, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, एंड व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ दोज डायरेक्टर्स. एंड साथ के साथ हमने कवर किया था कि कम से कम 2 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको यहां पर रूरल या फिर एग्रीकल्चर या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड, इकोनॉमी नॉट अकाउंटेंसी, इकोनॉमी से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो या एक्सपीरियंसेस हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो. लेकिन यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स की बात की थी एंड दैट वाज सेड टू बी व्हाट? दैट वाज सेड टू बी 51%. That was said to be 51%. तो क्वेश्चन नंबर 4 over here, the answer would be option C, that is 51%. 51% would be the right answer. Then question number 5 over here. Question number 5 over here. RRBs have been created as a company under Companies Act, as cooperative society, as a body corporate under special statute, or none of the above.
तो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं इनको यहां पर कंपनी एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह क्रिएटेड है या एक बॉडी कोऑपरेटिव है अंडर अ स्पेशल स्टैच्यू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सो आरआरबीज हैव बीन क्रिएटेड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, या फिर बॉडी कोऑपरेटिव अंडर स्पेशल स्टैच्यू। इट इज अ बॉडी कोऑपरेट, it is body cooperative under a special statute. So question number 5, option C is the right answer. Next it says corporate governance involves promotion of interest of. तो जो corporate governance है it involves a promotion of interest of shareholders and employees, shareholder, employees and stockholders, and further shareholders, employees, companies, customers and stakeholders. So which one would be the right answer? Question number 6 over here, which one would be the right answer? Question number 6, kindly please do answer along with the question number. Kindly do answer along with the question number. So corporate governance involves promotion of interest of shareholders as well as that of the employees, as well as that of the customers, and as well as those of the stakeholders. So option D over here, option D over here is the right answer in the question number 6. Question number 6, corporate governance involves the promotion of interest of shareholders, employees, customers and stakeholders. So question number 6 over here is option D is the right answer. Next number, question number 7 over here. Question number 7 over here states banking companies can promote a subsidiary for the purpose of the activities mentioned under in the resolution passed by the board of directors, in the articles of association, section 6(1) of the Banking Regulation Act, section 22 of the Banking Regulation Act when issued a license by Reserve Bank of India. Which one would be the right answer? Which one would be the right answer? तो बैंकिंग कंपनीज ने यहां पर उसी सब्सिडरी को प्रमोट कर सकते हैं जो यहां पर जो एक्टिविटीज कहां पर डिफाइंड है, जो रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पास किया जाता है, जो कंपनी के बैंकिंग कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक्टिविटीज मेंशन्ड है, जो यहां पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, या फिर सेक्शन 22 में जब लाइसेंस ग्रांट किया जाता है आरबीआई के द्वारा तब जो एक्टिविटीज मेंशन की गई हैं उनके हिसाब से यहां पर आप फर्दर एक्टिविटीज को कर पाएंगे, उसके हिसाब से आप सब्सिडरीज को फॉर्म कर सकते हैं. So which one would be the right answer? Which one would be the right answer? So section 6 subsection 1 of the Banking Regulation Act, it states all those activities जिसमें बैंक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें जो बैंक हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर बैंकिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरीज ओपन कर सकते हैं एंड उनमें रिस्क टेक कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7. Option number C over here in the question number 7 is the right answer. Next it is the question number 8. Question number 8 over here, it says if the chairman of a bank is to be removed from office, RBI is to give compensation, RBI is to give him opportunity of being heard, RBI has to take the board of bank into confidence, RBI has to give him opportunity to continue as a director. Which one would be the right answer? Which one would be the right answer? So if the chairman of the banking company is removed from the office, is the RBI to compensate it? Is the RBI to give him an opportunity? Is the RBI to take the board in the confidence? Is the RBI to give an opportunity to continue as director? Which one would be the right answer? Which one would be the right answer? I suggest you kindly please, if you have not gone through the video number 1, kindly please do subscribe our channel right now and further visit the website iibf.info and further enroll into the courses and enjoy the full course videos over there so that you could learn the concepts very well. So RBI to give the opportunity to him of being heard. Option B over here would be the right answer. ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर रिलेटेड इट. तो यहां पर आरबीआई ऐसा नहीं है कि उसको कंपनसेशन देगा, आरबीआई विल नॉट बी लायबल, तो उसको कोई भी कंपनसेशन देने का हकदार नहीं है आरबीआई ने जस्ट उसको रिमूव कर दिया, उसके बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक उसे मौका दिया जाएगा.
सिर्फ और सिर्फ उसे एक मौका दिया जाएगा कि वो यहां पर अपनी बात को रख पाए, कि वो अपनी बात को रख पाए. ओके, so option B over here is the right answer. Then question number 9 over here. Question number 9 over here, that is related with the, if RBI wants to remove chairman of a bank and give opportunity to the bank of being heard, RBI can pass the removal order if there is no response from the bank for 30 days, 15 days, 2 months or 3 months. Which one would be the right answer? Which one would be the right answer? तो कितना टाइम यहाँ पर वेट करेगा RBI अगर यहाँ पर रिमूवल के रिलेटेड आरबीआई ने ऑर्डर पास किया एंड यहाँ पर एक मौका दिया गया उसको सुनवाई के लिए, एंड फर्दर उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया, कितने टाइम के लिए रिस्पांस नहीं आया तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा अगर इतनी देर के लिए उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया तो. सो विच वन इज द राइट आंसर ओवर हियर? सो द आंसर इज ऑप्शन सी. तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है. कितना टाइम दिया जाता है? 2 महीने का टाइम दिया जाता है. अगर 2 महीने के अंदर अंदर भी यहां पर बैंक ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो यहां पर फिर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा. फिर ऑर्डर पास यहां पर कर दिया जाएगा. हम यहां पर रिलेटेडली ये नहीं कह रहे हैं, हम यहां पर रिलेटेडली ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर जो चेयरमैन है उसको कितना टाइम दिया जा रहा है. वी आर सेइंग कि बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए होता है. अगर बैंक रिस्पॉन्स नहीं देगा, अगर बैंक यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं देगा, बैंक ने यहाँ पर नया यहाँ पर नहीं लगाया तो यहाँ पर रिमूवल का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा. सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक इज फिक्स्ड बाय. द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक इज फिक्स्ड बाय. तो ये क्राइटेरिया किनके द्वारा फिक्स किया जाता है? ये जो क्राइटेरिया है ये किनके द्वारा फिक्स किया जाता है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, by the SEBI, that is the Securities and Exchange Board of India, or by Board of Directors of the concerned bank, or by the Board of Directors of the concerned bank. Which one would be the right answer? Which one would be the right answer? Kindly please do answer along with the question number. Kindly do answer along with the question number so that it would be easier for me to understand that which question is being answered by you. So it is fixed by the Reserve Bank of India. It is fixed by the Reserve Bank of India. So question number 10, the answer is option B. Next it is related to question number 11. It is related to question number 11. In India, the corporate governance guidelines have been issued for banks by whom? Based on the recommendations of which committee? Based on the recommendations of which committee? So in India, corporate governance के जो guidelines हैं वो किसके द्वारा इशू की जाती हैं एंड किस कमेटी की recommendations के ऊपर ये guidelines को इशू किया जाता है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं. तो यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं वो किसके द्वारा इशू की जाती हैं? दैट इज क्वाइट कंफर्म्ड. बैंक्स से रिलेटेड है तो गाइडलाइंस कौन इशू करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा. बट इज इट रिलेटेड टू मित्रा कमेटी और गांगुली कमेटी? तो इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ गांगुली कमेटी. सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी ओवर हियर इज द right answer. Next question number 12, it says corporate governance principle of 2004 is called. Corporate governance principle of 2004 is called what? It is called OECD principle of corporate governance. जो corporate governance का principle है 2004 का, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको यहाँ पर OECD जो principle है corporate governance का इस नाम से जाना जाता है. Next question it says which of the following does not match? So we need to find out which of the following statement is not correct. Is not correct. A person cannot hold the shares of the company as per limit under the Reserve Bank of India. It is false. And further, a banking company can hold the shares of another banking company. True. Banking companies can give brokerage as a percentage of the paid up capital. True. There is no appeal against Reserve Bank of India decision on cancellation of license. True. तो यहां पर जल्दी से जल्दी आपको आंसर कर देना है. Which one of the following would be the right answer? Which one of the following would be the right answer? And this is question number 13 over here. This is question number 13 over here.
So a person cannot hold the shares of a banking company as per a limit under Reserve Bank of India Act. He can hold the shares as per the limit of the Reserve Bank of India Act. That is true. Option B is correct. Option A is correct over here. Okay. सो यहाँ पर हमने बताना कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मैच करी नहीं करी हैं, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है. सेकंड स्टेटमेंट्स, अ बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ अनदर बैंकिंग कंपनी, ट्रू है, बिल्कुल सही है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बैंकिंग कंपनी कैन गिव ब्रोकरेज एज अ परसेंटेज ऑफ द पेड अप कैपिटल, डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. 2.5% हमने पढ़ा था ना, पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी के हिसाब से ब्रोकरेज दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड फर्दर देयर इज नो अपील अगेंस्ट द आरबीआई डिसीजन ऑन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. अगर कैंसिल किया जाता है लाइसेंस तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज यहां पर अपील कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज फॉल्स. सो दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. That is not correct actually, and that would be our answer. And that would be our answer. Next question it says, in which of the following circumstances RBI cannot cancel the license of a banking company? In which of the following circumstances RBI cannot cancel the license of a banking company? The banking company ceases to carry on its business. The banking company is unable to pay its depositors in full. The banking company has changed its registration office from one state to another state. ऑल ऑफ द अबव. तो किन सर्कमस्टांसेस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती है? अगर यहां पर बैंकिंग कंपनी ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया तो उसके केस में कैंसिल कर सकती है क्या? डेफिनेटली उस केस में कैंसिल कर सकती है. बैंकिंग कंपनी इज अनेबल टू पे द डिपॉजिटर्स इन फुल, यानी कि बैंकिंग डिपॉजिटर दिवालिया हो गई तो डेफिनेटली लाइसेंस कैंसिल कर सकती है. बैंकिंग कंपनी हैज चेंज्ड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ चेंज किया है तो उसके लिए हम उसका लाइसेंस तो ना कैंसिल कर देंगे. सो ऑप्शन सी ओवर हियर is the right answer. It is related to question number 14. So question number 14, the answer is option C. So question number 14, the answer is option C over here. तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपना प्रिंसिपल ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर लिया, उसके बेस पर लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते. That is related to, as per the Reserve Bank of India guidelines for corporate governance, permission is required for acquisition of shares of a private bank if it is 5% or more, 10%, 10% or more, 15% or more. Which one would be the right answer? Question number 15 over here. It is question number 15. Which one would be the right answer? तो यहां पर किससे ज्यादा परसेंटेज आप एक्वायर नहीं कर सकते एज पर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट बैंक इफ इट इज 5% or more, 10%, 10% or more, or 15% or more. Question number 15 over here, which one would be the right answer? So it is, अगर 10% या उससे ज़्यादा की आपने एक्विजिशन करनी है, अगर 10% या उससे ज़्यादा की अगर आपने एक्विजिशन करनी है तो उसके केस में यहाँ पर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. ऑप्शन सी ओवर हेयर इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी ओवर हेयर इज द राइट आंसर. प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर 10% या उससे ज़्यादा की आपने शेयर होल्डिंग करनी है तो यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी कैन एक्सरसाइज मैक्सिमम हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स. क्वेश्चन नंबर 16. तो वोटिंग राइट्स यहाँ पर मैक्सिममली कितने परसेंटेज के यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं? The shareholders of a banking company can exercise maximum how much percentage of the total voting rights of all the shareholders? तो देखिए, एक्विजिशन से रिलेटेड कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि उससे ऊपर आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, कि उससे ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. लेकिन वोटिंग राइट से रिलेटेड मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि आपके पास शेयर होल्डिंग कितनी भी हो, लेकिन आप अपने वोटिंग राइट्स को 10% से ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. 10% से ज़्यादा जो वोटिंग राइट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी ओवर हेयर इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी ओवर हेयर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इट इज इफ द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ अ कंपनी इज कैंसल्ड. If the banking license of a company is cancelled, an appeal can be made to whom within how much time period from the date of order rejecting the license?
तो अगर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है तो उसके केस में बैंकिंग कंपनी अपील कर सकती है। किसको अपील कर सकती है एंड कितने दिनों में अपील कर सकती है, इसके बारे में हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 इट इज, क्वेश्चन नंबर 17 इट इज। तो अपील किसको की जाएगी, कितने दिनों में की जाएगी, उसके बारे में हमें आंसर करना है। तो अपील जो है डेट कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की जा सकती है एंड कितने दिनों में अपील की जाएगी, इट विल बी डन इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर अंदर ये जो अपील है वो यहां पर की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। आफ्टर दैट इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 18th। so it is the 18th question over here which says which of the following statement is correct regarding dividend payment by banks। तो डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज करेक्ट है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक टू पे डिविडेंड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक कभी डिविडेंड पे कर दें। क्या ये ऐसा है, क्या बैंक कभी भी डिविडेंड पे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो बैंक्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी उनके बारे में आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। द डिविडेंड कैन नॉट बी पेड विदाउट परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and further dividend can be paid only when the capitalized expenses are completely written off। dividend can be paid out of the past profits or current profits। which one of the following would be the correct one, which one of the following would be the correct one। तो पहली चीज तो है कि रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, पहली चीज तो है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास जो है वो यहां पर गलत हो गई है। दूसरी चीज है कि कैन नॉट बी पेड विदाउट द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन इनकी जरूरत नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए। अगर आप परमिशंस को, जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गई। थर्ड, इट सेड्स डिविडेंड कैन बी पेड ओनली व्हेन द कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर कंप्लीटली रिटन ऑफ। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए तो वो आपके कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो वो आपको सभी जितने भी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं उनको पे ऑफ करने के बाद ही आप यहां पर डिविडेंड इशू कर सकते हैं। एंड सेकंड, इट वाज रिलेटेड टू कि आपको यहां पर सीआरएआर पिछले 2 सालों में, यानी कि जिस साल आप डिविडेंड पे करने वाले हैं उसके पिछले 2 सालों में आपके पास जो सीआरएआर कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो, जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, वो आपको कम से कम 9% चाहिए एंड एनपीए का जो लेवल है वो 7% तक होना चाहिए। एंड अगर आपकी सीआरएआर वाली कंडीशन नहीं भी फुलफिल हो रही है इस साल, लेकिन आपकी जो सीआरएआर है वो 9% है इस साल, जो आपकी सीआरएआर है यानी कि जिस साल मैं यहां पर डिविडेंड यहां पर देने वाला हूं उस साल अगर यहां पर मेरे पास जो सीआरएआर है वो 9% है एंड नेट एनपीए लेवल अगर 5% तक है तो भी मैं डिविडेंड यहां पर इशू कर सकता हूं। तो ये कंडीशंस हैं रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन जरूरत कहीं भी नहीं है। एंड फर्दर जो डिविडेंड है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे किया जाएगा, नॉट पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट्स, नॉट पेड आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स। Then it is related to corporate governance is based on the principle of। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। कॉर्पोरेट ऑफ फेयरनेस, कॉर्पोरेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि यहां पर ये सभी जो यहां पर प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर बेस्ड है, चाहे वो हमारे पास फेयरनेस से रिलेटेड है, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। देन इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज क्वेश्चन नंबर 20th, which is question number 20th। which of the following statement is not correct, which of the following statement is not correct। so public sector bank is established under a special statute, banking companies are registered under Banking Regulation Act, cooperative banks are registered under the State Cooperative Societies Act। option D, that is none of the above, option D, that is none of the above। which one of the following would be the right answer। so कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है स्पेशल स्टैच्यू के अंदर एस्टैब्लिश होते हैं, दैट इज करेक्ट। बैंकिंग कंपनीज जो हैं दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इज इट सो, इज इट सो। तो बैंकिंग कंपनी जो है दोज आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, दोज आर लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग कंपनी एक्ट। उनको लाइसेंसिंग मिलती है बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, उनकी रजिस्ट्रेशन थोड़ा होती है, उनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जोड़ना होती है। रजिस्ट्रेशन यहाँ तो उनकी अगर प्राइवेट बैंक है तो कंपनीज एक्ट के अंडर होगा, फॉरेन बैंक है तो भी प्राइवेट यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंडर होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं होती है।
So option B is incorrect. Option B over here is the right answer and is incorrect. Okay.